1913 में जंग शुरू होने से ऐन पहले अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम कायम किया गया, जिसमें ज़्यादातर शराकतदार खुफिया सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिटलर को फंडिंग कहाँ से मिली? प्रेस्कॉट बुश, जो अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश सीनियर के वालिद थे, नाजियों के बैंकारी नेटवर्क का हिस्सा थे। चार जून 1919 को पेरिस के वर्सेल्स पैलेस में पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद फातेह ममालिक के रहनुमा खुफिया मज़ाकरात में मसरूफ़ थे। जर्मनी को तबाह करने की शराइत तय की जा रही थी, लेकिन इन मज़ाकरात के असल मामार कौन थे? तारीख दान कैरल गोयली अपनी किताब ट्रेजेडी एंड होप में लिखते हैं कि ये सिर्फ हुकूमतें नहीं थीं, बल्कि एक खुफिया अशराफिया थी, वो जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों और सियासी क़ुव्वतों पर काबिज़ थी। ये वही लोग थे जिन्होंने जंग को जारी रखने और अपने मफादात को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। यही कहानी दूसरी जंग अजीम, सर्द जंग और आज के जदीद इक़्तिसादी बहरानों तक नज़र आती है। आज की वीडियो में हम तारीख़ की पर्दा नशी क़ुव्वतों को बेनकाब करेंगे, वो खुफिया सोसाइटीज़ जो आलमी जंगों, मईशत और मीडिया पर कैसे हुक्मरानी करती हैं। हम उन तंजीमों के तारीख़ी शवाहिद, उनके खुफिया एजेंट्स और उनके मंसूबों के असल हक़ाइक़ को सामने लाएंगे, वो हक़ाइक़ जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाता। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि तारीख़ की वो हकीकत है जिसे मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन और मौर्रखीन ने अपनी किताबों में कलमबंद किया है। जॉन रॉबिन्सन की किताब प्रूफ्स ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी से लेकर कैरल गोयली की किताब ट्रेजेडी एंड होप और जी एडवर्ड ग्रिफिन की किताब द क्रीचर फ्रॉम द जैकल आइलैंड तक, ये तमाम किताबें इस बात की निशानदही करती हैं कि कैसे चंद पोशीदा क़ुव्वतें दुनिया की सियासत, मईशत और मीडिया पर असरअंदाज हो रही हैं। जैसा कि आप इस सीरीज़ के पहले पार्ट में देख चुके हैं कि दुनिया में खुफिया सोसाइटीज़ का वजूद कोई नई बात नहीं। तारीख़ गवाह है कि ताकतवर तबकात हमेशा खुफिया गिरोहों में मुत्तहिद होते रहे हैं ताकि अवाम पर हुक्मरानी कायम रखी जा सके। इन तंजीमों का मकसद हमेशा एक रहा है, इक़्तिदार, दौलत और मालूमात पर मुकम्मल कंट्रोल। अगर हम तारीख़ का बगौर जायज़ा लें तो मालूम होता है कि बड़ी आलमी जंगें हमेशा कुछ मखसूस मफादात के तहत छेड़ी गईं। हुकूमतें आवाम को ये बावर कराती रही हैं कि जंगें आज़ादी, इंसाफ या कौमी सलामती के लिए लड़ी जा रही हैं, लेकिन हकीकत में इनके पीछे वही खुफिया तंजीमें कारफरमा रही हैं जो मुआशी और सियासी कंट्रोल हासिल करना चाहती थी। ये खुफिया तंजीमें सिर्फ हुकूमती ऐवानों में नहीं, बल्कि बैंकारी निज़ाम, मीडिया और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के ज़रिए आलमी जंगों को कंट्रोल करती रही हैं। पहली जंग अजीम बज़ाहिर ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के कत्ल के बाद शुरू हुई, लेकिन हकीकत में ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के मुताबिक आर्च ड्यूक के कत्ल में रोथस्चाइल्ड बैंकिंग ख़ानदान का हिस्सा था। तारीख दान कैरल गोयली अपनी किताब ट्रेजेडी एंड होप में लिखते हैं कि रोथस्चाइल्ड बैंकिंग ख़ानदान ने पहले ही जंग की माली मामलत के मंसूबे बना रखे थे। इस ख़ानदान ने बरतानिया, फ्रांस और रूस को माली इमदाद फराहम की, जबकि इसी दौरान जर्मन बैंकों के ज़रिए काइसर वाइल्हेम की हुकूमत को भी सपोर्ट किया। 1913 में जंग शुरू होने से ऐन पहले अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम कायम किया गया, जिसमें ज़्यादातर शराकतदार खुफिया सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे। ये फेडरल रिजर्व निजी बैंकर्स के कंट्रोल में था, जिनमें ज़्यादातर जेपी मॉर्गन, रॉकफेलर्स और वारबर्ग शामिल थे। जब जंग ख़त्म हुई तो 1919 में वर्सेल्स मुआहदा हुआ, जिसमें असल शराइत खुफिया सोसाइटीज़ के बैंकर्स के ज़रिए तय की गईं। जर्मनी पर इतनी सख्त शराइत लागू की गईं कि दूसरी जंग अजीम की राह हमवार हो गई। दूसरी जंग अजीम की वजूहात में एक वर्सेल्स ट्रीटी के ज़रिए पैदा होने वाली मुआशी तबाही थी, जिसने हिटलर को इक़्तिदार में लाने में मदद दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिटलर को फंडिंग कहाँ से मिली? एक अमरीकी मुसन्नफ़ एंटनी सेटन अपनी किताब वॉल स्ट्रीट एंड द राइज ऑफ हिटलर में लिखते हैं कि हिटलर की नाजी पार्टी को इब्तदाई तौर पर जेपी मॉर्गन, रॉकफेलर और बाज़ अमरीकी बैंकों की माली मदद हासिल थी। प्रेस्कॉट बुश, जो अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश सीनियर के वालिद थे,
नाजियों के बैंकारी नेटवर्क का हिस्सा थे और यूनियन बैंकिंग कॉरपोरेशन के ज़रिए हिटलर को फंडिंग दे रहे थे। स्टैंडर्ड ऑयल रॉकफेलर्स ग्रुप, जिसने बाद में एक्सॉन मोबिल की शक्ल इख्तियार की, नाजी जर्मनी को तेल फराहम कर रहा था, जबकि बज़ाहिर अमेरिका जंग में इत्तेहादियों का साथ दे रहा था। तारीख दानों के मुताबिक इस कहानी के तमाम किरदार इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ का हिस्सा थे। ये बात बहुत से तारीखी हवालों से साबित है कि विंस्टन चर्चिल, जो बरतानिया के वज़ीर आज़म थे, एक हाई लेवल फ्री मेसनरी थे और इनके फैसले हमेशा खुफिया सोसाइटीज़ की पॉलिसी के मुताबिक होते थे। चर्चिल, रोजवेल्ट और स्टालिन ने येल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 में दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया, यानी सर्द जंग का आगाज़। दूसरी जंग अजीम के बाद सर्द जंग का आगाज़ हुआ और इस दौरान खुफिया सोसाइटीज़ ने CIA, KGB और MI6 जैसे इंटेलिजेंस इदारों में अपने एजेंट्स तैनात कर दिए ताकि आलमी निज़ाम पर कंट्रोल हासिल किया जा सके। अमरीकी मुसन्नफ़ एंटनी सेटन की तहकीक के मुताबिक CIA के कई डायरेक्टर्स बशमूल जॉर्ज सीनियर बुश स्कल एंड बोन्स के मेंबर थे। CIA ने खुफिया ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड के ज़रिए अमरीकी और यूरोपीय मीडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया ताकि अवाम को मखसूस एजेंडे के मुताबिक मालूमात फराहम की जा सकें। इसकी एक और बड़ी मिसाल 1980s का ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल है, जिसमें अमेरिका ने खुफिया तौर पर ईरान और निकारागुआ के बागियों को असलहा फराहम किया। इसके पीछे भी स्कल एंड बोन्स के एजेंट्स का यही नेटवर्क था। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या जंगें सिर्फ कौमी सलामती के लिए लड़ी जाती हैं या ये खुफिया तंजीमों के एजेंडे के मुताबिक छिड़ी जाती हैं? अगर हम इन तमाम शवाहिद पर गौर करें तो ये वाज़ेह होता है कि पहली और दूसरी जंग अजीम, सर्द जंग, वियतनाम जंग, इराक जंग और हालिया तनाज़ात, ये सब किसी न किसी तौर पर इन्हीं खुफिया सोसाइटीज़ के एजेंडे के मुताबिक रोनुमा होते हैं। बैंकिंग एलीट्स, असलहा साज कंपनियां और मीडिया ग्रुप्स जंग को तूल देने में बराबर के शरीक रहे हैं। अब जबकि जंगों के पीछे मौजूद खुफिया हाथ सामने आ चुके हैं, अगले हिस्से में हम ये देखेंगे कि यही खुफिया तंजीमें आलमी मीडिया को कैसे कंट्रोल कर रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रोज़ाना जो खबरें आप देखते हैं क्या वो सच हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।